सभी का एक बार फिर से स्वागत है काफी दिनों के बाद, है ना। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। अब जो आएंगे उनको यहीं बैठ जाओ। पीछे से बंद कर दो, वो लगा दो। हाँ, तो है ना, कुछ जरूरी बातें आपके सामने फर्स्ट ग्रेड एस्पायरेंट्स के लिए, जो निश्चित तौर पर 23 और 24 तारीख को आपका एग्जाम होना है। और इस समय, अंतिम समय के अंदर जो है, बहुत कुछ जो है वो आपके साथ घटित हो रहा होगा। बहुत कुछ चीजें जो हैं आपको, है ना, दिखाई भी दे रही होंगी। बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो, है ना, आप इस समय महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, कहीं से भी पॉजिटिविटी जो ढूंढ लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जो वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। स्वभाव से कोई पॉजिटिव हो और वो पॉजिटिव सोचे जरूरी नहीं है। स्वभाव से कोई नेगेटिव हो और वो नेगेटिव सोचे जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव सोचेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव सोचेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से दौर से गुजर रहे हो, है ना। ये आम परिस्थितियां हैं, उसमें तो सारी पॉजिटिव है। अगर मान लो कि परिस्थिति नॉर्मल है, एग्जाम नहीं है, ठीक है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो जो नेगेटिव व्यक्ति है वो भी पॉजिटिव है। और अगर वास्तव में कुछ ऐसी, है ना, सरकमस्टांसेस हैं, जैसे कि एग्जाम या कोई और, लाइफ में भी बहुत सारी सरकमस्टांसेस जो आती हैं, है ना, एग्जाम एक थोड़ी ना है, बहुत सारी होती हैं। तो उस समय ये देखने में आया है कि बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिविटी जो है वो गुम हो जाती है, पॉजिटिविटी जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है ना। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे जो हैं, वैसे वो धाप के नेगेटिव हैं, पूरा नेगेटिव है, लेकिन एग्जाम के समय में बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। मेरे पास इन दिनों में कॉल्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं। तो एक बच्चे ने फ़ोन किया, उसकी पॉजिटिविटी का लेवल देखिए, उसका पॉजिटिविटी का लेवल। आपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो है एक लेसन पढ़ा होगा, उस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि कोई विकलांग व्यक्ति जो है, जिसकी टांग जो वो नकली है, टिन की है, मिस्टर लैम्ब की जो है। और वो ये कहता है कि नकली टांग का एक फायदा तो है कि ये दुखती नहीं, असली होती है तो दुखती है। तो ये भी एक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है। तो मेरे पास जो बच्चा आया, ठीक है, क्या गुरु जी हैं, गुरु जी, फोन पे नहीं, फिजिकली, कि हैं गुरु जी। मैंने कहा हाँ भाई। कहते कि अपने ऑनलाइन में ज़्यादा लेडीज है कि जेंट्स हैं। मैंने कहा कि ज़्यादा महिलाएं हैं। ये तो नाको पीस का अपनो। मैंने कहा क्यों, महिलाएं तो ज़्यादा पढ़ती हैं पुरुषों से। कहा गुरु जी है, समझो अपनी बात में। आरपीएससी ने इस बार जून के महीने में पेपर रखा है, और जून के महीने में हर घर के अंदर जो है बहनें और बुआओं का जमावड़ा हो रखा है, बच्चे आ रखे हैं, पढ़ाई उनसे हो नहीं रही। और ये सच है, ये सच है कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके घरों में इस समय जो है, किसी के घर में जो है वो दो ननद आई हुई है, किसी के तीन आई हुई हैं, किसी के दो बहनें आई हुई हैं, किसी के तीन आ रखे हैं, है ना। किसी घर में पांच चार बच्चे हो रखे हैं, किसी के घर में आठ बच्चे हो रखे हैं। मेरे घर में भी पांच छह बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे भी आपकी तरह से जो वो तुरंत जो हंसी आई, मैंने कहा बात में दम तो है। और वास्तव में आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पढ़ना उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। भी मानो घर में कुछ बाहर से लोग आ जाएं, है ना, और आप घर की बहू हो, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि मामी के पेपर हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि मामी जी के पेपर हैं, ठीक है। वो अपना काम करेंगी, ठीक है। वो घूमने आए हैं, घूमेंगे, वो मस्ती मारने आए हैं, मस्ती मारेंगे, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो हमें यही सिखाता है ना, कि सब अपना अपना काम करते हैं।
है ना, आपको भी अपना अपना काम जो है वो करना है। अगर उस बच्चे की बात करें तो उसकी पॉजिटिविटी का लेवल देखो भी, कहाँ से उसने देखा है कि गुरुजी बिया तो मेरो नाक को सीधो तो पिए को नहीं, सीधा तो मुश्किल है। ये ऑनलाइन में ये जो इंटेलिजेंट महिलाएं जो हैं ज़्यादा पढ़ती हैं, और जून के महीने में जो है इनका एक तरीके से जो है डिविएशन तय है, ये पढ़ाई से इनका अलगाव तय है। ये उस लेवल पे उस गति से नहीं पढ़ पाएंगी जिस गति से पढ़ पाती अगर आपका एग्जाम अगस्त में या सितंबर में या नवंबर दिसंबर में होता, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर सकती थी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये बात उन महिलाओं को भी समझनी है, ऑनलाइन की उन महिलाओं को भी समझनी है कि आपके वहाँ पर जो है वो चाहे माहौल जैसा भी बन रखा हो, आपको उसमें से भी अपने लिए समय निकालना है। बड़ा मुश्किल है लेकिन निकालना है। और यहाँ बैठे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम इस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, कृतज्ञता कृतज्ञता जो है वो एक्सप्रेस करनी चाहिए आपको, कि कम से कम हम यहाँ ठीक बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, किताबें हमारे पास हैं, समय हमारे पास है, ठीक है, और हमारे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सच ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो ये चीज भी बहुत बड़ी चीज है, ये भी ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है तुम्हें, कि भी हम जो है वो इस तरह की किसी समस्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सोचो कोई हाउस वाइफ जो है जिसने लगातार 1 साल 1.5 साल 2 साल तैयारी की हो, और अचानक से उसके सामने ऐसी स्थितियां आ जाए और वो कुछ कर भी नहीं सकती, उसके पास कोई इलाज नहीं है, इस समस्या का कोई इलाज नहीं है ना, तो आपको कृतज्ञता जो है हम भूल जाते हैं, मैं 2013 बैच के 13 लेक्चरर्स जो हैं, ठीक है, उनकी फेसबुक वगैरह पे पोस्ट जो वो देख रहा था, जो कल के दिन ज्वाइन की है एज ए प्रिंसिपल कल के दिन उन्होंने ज्वाइन किया है की हेल्प के। वो 13 बच्चे जो हैं, 11 बच्चे, सॉरी 11 बच्चे, 2013 के नंबर उधर उधर हो सकता है, उन बच्चों ने एज ए प्रिंसिपल जो है वो ज्वाइन किया है। और देखो अभी आपको ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता की बात मैं बता रहा हूं कि हम ईश्वर के प्रति कभी कृतज्ञ होते ही नहीं है। मेरे पास उन 11 में से एक का भी मैसेज जो है वो नहीं आया। भी देखो कितना बड़ा बैच था वो, कि वाइस प्रिंसिपल बनने के 2 साल के बाद उनका प्रिंसिपल में जब वो प्रमोशन हो गया, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट आउट ऑफ ऑल दोज 11 स्टूडेंट्स, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट जो है कि मैसेज कराओ कि सर आपका है ना आशीर्वाद, या आपके जो है ना कुछ भी कहिए आप, धन्यवाद तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं 15 सालों के बाद, लेकिन ये मैसेज आए कि भी देखो सर हम प्रिंसिपल बन गए, है ना, हम भी बधाई दें। बधाई तो मैंने फिर भी दी है कुछ को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ों के लिए, आप लोग इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ों के लिए कभी भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं ईश्वर के प्रति, और शायद यही कारण है कि ईश्वर जब देगा, है ना, तो थोड़ा सा हाथ अपना जो है आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है। भाई आप ये सोचो कि इस समय आप यहाँ दूर बैठे हो, अपने घरों से दूर हो, अपने कमरे में हो, अपने पीजी में हो, और उन हजारों हजारों बच्चों से बेहतर स्थिति में हो जो अपने घरों में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको, आप उनसे बेहतर स्थिति में हो, तो आप इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दो। आप स्वस्थ हो, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो हमारा एनर्जी सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट होगा। नहीं करते हम कृतज्ञता जो है वो जाहिर करते ही नहीं, मैं भी नहीं करता, मैं भी इंसान हूँ, आम इंसान हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम मुश्किल घड़ी में होते हैं, जब हम विपदा में होते हैं, तब हमारे अंदर जो ग्रेटिट्यूड का भाव जागता है, अदरवाइज हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव जो है वो बहुत कम जागता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं जागता है। तो अपने एनर्जी सिस्टम जो है उसको बूस्टअप करने के छोटे छोटे तरीके होते हैं, जिनमें से किसी के प्रति जो है
ईश्वर के प्रति, किसी और के प्रति जो है वो ग्रेटिट्यूड फील करना भी एक बड़ी बात है ना। आप एक्सप्रेस तो करके देखो, है ना, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आएगी कि हाँ यार, कम से कम यहाँ हम बैठे हैं, हम अकेले हैं, हम किताबों के साथ हैं, हम स्वस्थ हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। ये तो ही उन लोगों की बात जो कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिव ढूंढ निकालते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, पहला जो मैंने अपनी बात रखी पहली, उसमें सबसे पहले ये कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है, कोई नेगेटिव व्यक्ति हमेशा नेगेटिव रहता है। मेरा ये मानना है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है उसका सही आकलन, सही पता जो है एडवर्स सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में कोई कितना पॉजिटिव रह पाता है। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप पॉजिटिव रहें, आप अच्छा अच्छा सोचें। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, ठीक है, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 100 में से 99 नहीं, 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 बच्चे तनाव में हैं और ये बट नेचुरल हैं और ये स्वाभाविक है। जिस बच्चे ने संस्कृत शिक्षा का एग्जाम निकाला, प्रोविजनल के अंदर सिलेक्शन लिया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर लिया, राजस्थान के 34 बच्चों में वो आया, क्या उस बच्चे को तनाव नहीं है? क्या उस बच्चे को डर नहीं है? क्या उस बच्चे के मन में जो है अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता का भाव नहीं है? क्या उसके मन में ये विचार नहीं आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे संस्कृत शिक्षा में मैं अधर में लटका हुआ हूं, वैसे ही वहां भी अधर में लटक जाऊं। तो जब 34 बच्चों के मन में ये ख्याल आ सकते हैं, तो आपके मन में ख्याल आने ही आने हैं, तय है। मैंने क्या कहा कि 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 बच्चे जो हैं उनके मन में इस समय डर, चिंता, तनाव है और स्वाभाविक है ना। लेकिन फिर भी आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में जो जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा वो उतना ही बड़ा आउटपुट देगा, वो उतना ही बड़ा और अच्छा परिणाम जो है वो ला करके देगा अपने को, खुद को, माँ बाप को, हमें उतना ही अच्छा परिणाम जो वो ला करके देगा। माने इस बात में कोई दो राय ही नहीं है कि भी कोई व्यक्ति जो है वो तनाव में नहीं है, चिंता में नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सब बच्चे डरे हुए हैं, सब बच्चे जो है वो तनाव में हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, है ना। तो आप अपने आप को ईश्वर के, है ना, अलमाइटी के उस इनविजिबल पावर के लिए जो है वो या को सरेंडर करके देखो, उसके ऊपर छोड़ दो, क्या होने वाला है। मैं मानता हूं कि हर बच्चे की किस्मत हमारे अतिथि लेक्चरर विनोद स्वामी जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे, आप तनाव नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। तो इसको सामान्य जो हमारी समस्या थी उसको मैंने इस तरीके से एड्रेस किया कि भाई आप पॉजिटिव रहिए। लाख तरीके हैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने के, जैसे उस बच्चे ने खोजा, है ना। आप ऑफलाइन के विद्यार्थी रहे हैं, आपने ऑफलाइन के टेस्ट जो वो दिए हैं, आप अंत तक जो वो तैयारी करते रहे हैं, आप साल, 1.5 साल, 2 साल से जो वो लगातार जो अपना काम कर रहे हैं, है ना। और ये एक तरीके से सारा परिणाम जो है वो आपका हमेशा आपके जो एफर्ट्स होते हैं उनका एक एक्युमुलेटेड फॉर्म के अंदर जो है परिलक्षित होता है। माने कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 1 साल पहले कोई लाइन क्लास में पढ़ी या घर पर पढ़ी या लाइब्रेरी में पढ़ी या पीजी में पढ़ी, वो आपको काम दे जाए। एक्युमुलेटेड एफर्ट्स जो हैं उनका परिणाम ही अंतिम परिणाम होता है, वही मेन एग्जाम में झलकता है, वही चीज जो वो मेन एग्जाम में झलकेगी। तो इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए अपना काम आराम से करें, पेशेंस के साथ करें और इस चीज के अंदर विश्वास रखें कि यदि आप अंतिम समय तक, यानी 7 तारीख को आपका अंतिम टेस्ट है, शेड्यूल में 8 को दिखा रखा है, फिर अनाउंस कर रहा हूं, होगा 7 को ही। कारण एक ही है कि आरपीएससी अगर जी 6 और 7
एक दिन का गैप देता है 23 और 24 में, तो हमें भी एक दिन के गैप के हिसाब से ही काम करना है, और वो 6 और 7 ही होगा। सुबह होगा इंग्लिश का पेपर 7 से 10 के अंदर जो होगा, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखना। जीके का पेपर अगला आपका 6 तारीख को है, वो शाम को ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप आराम से अपना काम जो वो करें, है ना, रिलैक्स होकर के करें। कोई न कोई पॉजिटिव चीज जो अपने आसपास खोजने का प्रयास करें कि भाई ठीक है, अभी माना कि 47,000 के करीब बच्चे हैं, लगभग इतने बच्चे हैं, तो मैं मेरा कंपटीशन 1000-1500 के साथ ही है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम कुछ जरूरी चीजों की तरफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, 10, 20, 30, 40 नहीं, इससे भी ज्यादा, जिनके साथ अंतिम समय में बहुत कुछ अजीब जो है वो हो रहा है, बहुत कुछ अजीब हो रहा है। कुछ बच्चे हमारे फर्स्ट ग्रेड के थे जिनको अपना रूम खाली करना पड़ा, जगह शिफ्ट करनी पड़ी, तो ये एक साइन है। अगर वास्तव में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, घर वालों से, घरवाली से या परिवार वालों से झगड़े हो रहे हैं, या आप कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो कभी हुई नहीं पहले 2 साल तक, अब हो रही है ना, आपके स्वास्थ्य में भी इस तरह के विकार आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे, अब हो रहे हैं, या कोई और, है ना, चीज आपके साथ घटित हो रही है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आप सफल होने वाले हो। तो आपने यदि इस एडवर्सिटी को, यदि इस नकारात्मक परिस्थिति को झेल लिया, तो आप सफल हो जाएंगे। ये एक हिंट है, एक साइन है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है, किसी को पथरी का दर्द उठना शुरू हो जाएगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ है। एक बच्ची ने हद ही कर दी कल, है ना, हालांकि बैठ नहीं पाए वो, लेकिन वो कह रहे थे कि हमेशा जो है वो रात को नींद में कुछ कुछ दिख रहा है, रात को नींद में कुछ दिख रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से इस समस्या का समाधान दिया। मैंने कहा कि ये उन बच्चों के साथ होता है जिनकी फीस पेंडिंग होती है, ठीक है। मैंने कहा ये उन बच्चों के साथ समस्या आती है, तो जरूर उन्होंने घर जाके रसीदें चेक की होगी, ठीक है। बच्चों ये होता है, बट नेचुरल है, ठीक है, बट नेचुरल। आवाजें भी सुनाई देती हैं, दीज आर कोल्ड, दीज आर कोल्ड हेलुसिनेशन, है ना। कुछ विजिबल होते हैं, कुछ ऑडिबल होते हैं। आप सो रहे हैं, है ना, आप नींद में हैं, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं आएगी, नींद प्रॉपर नहीं आएगी। और किसी को अगर जो बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो इसका मतलब उसने नहीं, उसके बाप दादा ने, उसके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं। वो तो नहीं कर सकता। जो आदमी एग्जाम के समय घोड़े बेच करके सो रहा है, वो खुद तो सत्कर्मी नहीं हो सकता, ये तो मैं बता देता हूं, ठीक है। उसके कोई पूर्वजों के कर्म हैं, बड़े बुजुर्गों के कर्म हैं, जिसके कारण वो गहरी नींद ले पा रहा है, सो पा रहा है। और ये बट नेचुरल है कि नींद नहीं आएगी भाई, है ना, नींद उड़ जाएगी। इसी को नींद उड़ना कहते हैं, इसी को नींद उड़ना कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि चाहे वो अनिद्रा है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो तनाव है, सबके साथ है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये टॉपर हैं, इसके साथ नहीं है। हो सकता है उसके साथ ज्यादा हो सकता है कि वो अनिश्चितता की मार को ज्यादा झेल रहा हो। तो इसलिए इसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि भी मेरे साथ ही हो रहा है। एक और बड़ी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम जो है, और वो कॉमन सी प्रॉब्लम हर बार डिस्कस होती है, कि हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं वो साफ होता जा रहा है, हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है। सर पहले तो जीके का जीके में ही मिक्स होता था, हिस्ट्री का हिस्ट्री में मिक्स होता था, पोल साइंस का पोल साइंस में, अब इंग्लिश और जीके भी मिक्स हो रहे हैं सर। अब फॉरेस्ट और अर्डेन जो है उसके अंदर हमें लेडी मैकबेथ दिखाई देती है, मिक्स हो रहा है। तो एक्चुअली ये एक बहुत ही सामान्य सा फंडा है, देखो, है ना। अगर स्वस्थ दिमाग किसको कहते हैं? जो रिलैक्स्ड है, ठीक है। क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो, तो आपके दिमाग में चीजें जो है वो नेगेटिव चीजें आएंगी, है ना।
नकारात्मक चीजें आएंगी, डर है, तनाव है, तो उसके कारण आपको लग रहा हो सकता है कि मिक्स हो रहा है, कुछ मिक्स नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा, यहां पर जब आप पेपर करते हो 30 तारीख, 31 तारीख को और 6 तारीख को और 7 तारीख को जब आप पेपर कर रहे हो या करोगे, तो उस समय के कंसंट्रेशन में और 23 और 24 तारीख के कंसंट्रेशन में 4 से 8 गुना का फर्क होगा। अगर आप, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो रैशनैलिटी पे चलता है, वो तर्क पे चलता है, उसको मालूम है कि यहां अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे किया तो शायद मेरा बचाव हो जाएगा, वहां पर अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे किया तो मेरा बचाव भी नहीं होगा, मुझे अगली वैकेंसी के लिए 18 से 20 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, पेपर का 18 से 20 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तो वहां आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हो, वहां, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो बहुत बड़ा है। मैं जब श्रीनगर में पोस्टेड था और मेरे ही स्कूल के अंदर सेना के जो ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग होती थी, कई बार हम रिसेस में बैठ करके देखते थे भी कैसे ट्रेनिंग देते हैं। 2 ईंटें रख देते थे, क्योंकि आपको ही पता है ड्राइविंग में जो सबसे टफ काम है वो है गाड़ी को बैक करना, खास करके 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर बैक होता ही नहीं। तो बैक करना जो है, जो ड्राइवर्स होते थे वो जब गाड़ी बैक करते थे तो 2 ईंटें होती थी, और अगर वो ईंट उतनी ही होती थी, एक ईंट इधर एक, इतनी ही जगह होती थी कि गाड़ी निकल पाए। गाड़ी जो है अगर सही ड्राइवर नहीं होता था, नया होता था, नो सीखिया होता था, तो वो ईंट गिरा देता था बैक करते समय, और जब ईंट गिरा देता था तो उसको लगभग 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाकर के, ऑलरेडी उस टीम का एक कांस्टेबल जो है वो फ्लैग लेके खड़े रहता था, नॉट इंडियन फ्लैग, हरे पीले लाल फ्लैग लेके खड़ा रहता था, और उसको उसके पिट्ठू बांध दिया जाता था। जो आर्मी के बच्चे हैं उनको पता है कि पिट्ठू बांधना किसको कहते हैं, वजन बांध दिया जाता था उसकी पीठ पर, और उसको 10 किलोमीटर जो है दूर जाकर के पिट्ठू बांधने के बाद 10 किलोमीटर भाग के जाना होता था, और वो फ्लैग जो वहां से लेकर के आना होता था, ये उसका पनिशमेंट होता था, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता था। और हमने ये देखा बहुत कम ऐसा होता था कि कभी किसी की ईंट गिरती हो, बहुत कम होता था। माने 20 जने आ रहे हैं ट्रेनिंग पे, तो वो पूरा हिसाब किताब, अच्छा यह है अठू गाड़नी है ना, और उसको बता दिया जाता था, पहले ही पता है परिणाम क्या है, पहले पता, और आपको पता है परिणाम क्या है। तो आपका माइंड इतना कॉन्शियस होगा बच्चों, डोंट कंपेयर योर परफॉर्मेंस इन द शेड्यूल टेस्ट विद दोज टेस्ट, रियल एग्जाम नहीं। वहां पर आपका माइंड इतना कॉन्शियस होगा, वो अच्छे से तय करेगा, वो देखेगा कि 75 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं 40 अटेम्प्ट करके जा रहा हूं, मैं ब्रह्मा जी का अवतार नहीं हूं कि 40 के 40 सही हो जाएंगे। अगर मेरे 8 भी गलत हो गए तो 40 में से 8 गए 32, और 2.5 क्वेश्चन मेरे जो है वो नेगेटिव चले गए, यानी 29.5 पर आ गया, मैं एग्जाम से ही बाहर हो गया। माने अटेम्प्टिंग का भी आप उस समय आकलन कर लेते हो, अब नहीं करते हो, अब नहीं करते हो। कई तो एग्जाम के बीच में डोलते रहते हैं, कई पानी पीने की तलाश में, कई शिकार की तलाश में, लेकिन वहां ऐसा काम नहीं कर सकते, वो वहां ऐसा काम नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इन चीजों को छोड़ दो। एक बच्चे ने कहा कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा आगे वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट के टेस्ट है और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। असल में ये टेस्ट जो है ये आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए है ही नहीं। हम जानबूझ करके इनके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इजी रख रहे हैं। ये जो टेस्ट हैं ये ओएमआर को सही से भरना, नेगेटिव का आकलन करना, या आप 2.5 घंटे और 1.5 घंटा एक साथ
बैठ पाए, 3 घंटा और 1.5 घंटा आप बैठ पाए, उसका आकलन करने के हैं। ये परफॉर्मेंस को, रैंक को चेक करने के है ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मैं लास्ट के टेस्ट में आकर के, लाइव आकर के, ऑफलाइन आकर के मैं परिणाम नहीं बता सकता हूं? मैंने आज तक नहीं बताया, अंतिम टेस्ट के परिणाम कभी नहीं बताए, कभी नहीं। क्यों बताने, ये वो टेस्ट है ही नहीं। ये टेस्ट सिर्फ आपकी सीटिंग को चेक करने के लिए है। आप ओएमआर में जो प्रश्न पत्र में आप टिक कर रहे हो, उसी को आप ओएमआर में भर रहे हो, ये देखने के लिए है। ठीक है, ये खुश होने के लिए है कि भी पेपर अगर वास्तव में मॉडरेट का आता है टाइप का, तो हम कैसा काम कर पाएंगे, ये वो वाले पेपर्स हैं। तो आप उसका ये कहना कि सर मैं ये अगर पेपर दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस जो वो डाउन हो जाएगा, ये कोई तरीका नहीं। ये एस्केप करना है, ये पलायन करना है, कि हमारी प्लानिंग जो है उसको चैलेंज करना है, या हमारी जो योजनाएं हैं उनको एक तरीके से बायकॉट करना है। ये कोई तरीका नहीं है। आपको देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए। जो प्रश्न छोड़ने वाला है उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अटेम्प्टिंग का ध्यान रखना चाहिए। अभी जो मैंने आपको 40, 32 और 29.5 करके दिखाया, ये चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उल्टी का, अगर हमारे 40 में से हम जिन 32 क्वेश्चन के बारे में श्योर हैं, 8 के बारे में श्योर नहीं है, तो हमें वहां पर यही आकलन करना होता है कि अगर मेरे 8 तुक्के तो मारने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहे, कोई बच्चा कहे कि मैं तो नहीं मारूंगा तुक्के, जो क्यों नहीं मारोगे, मारना पड़ेगा। तुक्के जो है वो लगेंगे। हर बार बताते हैं कि आप जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पहले फेज में आप वो क्वेश्चन करें जो बहुत इजी हो। दूसरे फेज में वो क्वेश्चंस करें जिसमें समय लग रहा हो। जैसे आज मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ और होगा जिसमें समय लग रहा हो, उसको लास्ट में करें। इंग्लिश में अनसीन पैसेज हैं तो उसको लास्ट में करें, बीच वाले फेज में करें, नोट लास्ट में। और अंतिम फेज में जो है, आपने पहला प्रश्न किया, उस प्रश्न को पेपर में टिक कर दिया, ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है 75 में से आपके निकले, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 30, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, कितना ही मॉडरेट क्यों ना हो। 25-30 क्वेश्चन निकलिए। इसको अब एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ओएमआर भरते जाओ, डी चेक लास्ट। फिर जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे थे, जो आपको पता है कि ये मैं कर लूंगा लेकिन टाइम लगेगा, उसको आपने क्वेश्चन को राउंड कर दिया। आप पढ़ रहे हो 75 क्वेश्चन, ये आता है कर दिया, ये आता है कर दिया, और जो नहीं आता है, जो बाद में करना है, उसको राउंड कर दिया, एन सर्कल कर दिया। और जो नहीं आता है, यानी आपको लग रहा है कि तो मेरे को नहीं आता है, तो ये आपका क्रॉस कर दिया। अब आपने 75 की रीडिंग ले ली। शुरू में आप ये करेक्ट वाले हैं ये भर दो, 12, 15, 20, 25, 30 जितने भी हैं। डरो मत कि तो मेरे को तो इतने ही आते हैं, डरो मत। सबके साथ ऐसा होता है? कोई नहीं होता है। 33% मान के चलो मॉडरेट पेपर का रेशो होता है। अगर डिफिकल्ट तो उससे कम हो जाएगा, कि सही वाले, इजी वाले, आसान वाले, और अगर इजी हैं तो बढ़ जाएगा। 33% मॉडरेट का रेशो होता है। अब आप जिसमें समय लग रहा है वो क्वेश्चंस करें जिनको आपने राउंड कर रखा है। जिसमें समय लग रहा है, मैथ्स का है, अनसीन पैसेज हैं, कोई कैलकुलेशन है, कुछ और है, उसको कर लो, अब वो भर दो। तो बच्चा क्रॉस वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको निकाल देगा। कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे क्रॉस वाले क्वेश्चंस जो हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो जब आप उस क्रॉस वाले प्रश्न को, जिसका आपको लग रहा है दूर दूर तक मेरे को कुछ नहीं पता, जब आप उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग लेंगे तो आपको कुछ न कुछ हिंट मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते ही नहीं दोबारा। शुरू में देख लिए ना कि भी मेरे को नहीं आता है, और पढ़ेंगे तो उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सिस्टम से नहीं करेंगे। ये ओएमआर भरने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप 75 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनको आप इजी हैं, एक नजर में हो रहे हैं, एक नजर में। ये स्टेटमेंट किसका है, सीनियर ड्यूक का है, ड्यूक सीनियर का है, टिक टिक टिक। तो टिक वाले क्वेश्चंस लगभग मॉडरेट पेपर में इजी क्वेश्चंस 33% होते हैं।
अगर वो डिफिकल्ट हैं तो कम हो जाएंगे, अगर वो आपका जो है इजी हैं तो बढ़ जाएंगे। टिक वाले क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, अगर सपोज करो कि अनसिन पैसेज 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गया, क्या अनसिन पैसेज सोल्व करना शुरू कर दोगे? नहीं, आप उसको एनसर्कल कर दो। जो पढ़ के करना है, आता है लेकिन पढ़ के करना है, उसको एनसर्कल कर दो, उसको एनसर्कल कर दो। फिर एनसर्कल वाले में से निकाल लो क्वेश्चंस, और जो आपको लग रहे तो बड़ा मुश्किल है, इसके बारे में तो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ये तो पता ही नहीं क्या है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वैसे तो छोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी दूसरी, चौथी, पांचवी रीडिंग लेने के बाद अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हो 4 में से, तो उसको भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भर देना चाहिए। जो विद्यार्थी क्रॉस वाले क्वेश्चंस जो हैं जितने निकालेगा, मान ले ऐसे क्वेश्चंस की संख्या जीके में ज्यादा होती है जनरली, ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 25 है, 20 है, तो ऐसे में से अगर आपने उसको बार बार पढ़ करके 10, 8, 7, 5, 25 में से निकाल लिए क्वेश्चंस जो हैं, उसको आप, इसका मतलब आपका पेपर क्लियर हो गया। जो क्वेश्चंस जो हैं वास्तव में, अब कोई ईयर पूछ रखा है, किसी व्यक्ति का नाम पूछ रखा है? और आप उसमें तुक्का मार रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। अगर कोई ईयर पूछ रखा है, कोई डेट पूछ रखी है, कोई व्यक्ति का नाम पूछ रखा है, उसमें आप अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हो, तो तुम्हारा अक्कड़ बक्कड़ होना तय है। तुम्हारा अक्कड़ बक्कड़ होना तय है। सृष्टि का एक रूल होता है कि वो आलसी लोगों को बर्दाश्त कर सकती हैं, मूर्ख लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करती। यूनिवर्स जो है उसका एक रूल होता है कि वो लेजी लोगों को बख्श देती है, लेकिन मूर्ख लोगों को कभी नहीं बख्शती हैं। आप कहेंगे कि कौन है ये मूर्ख लोग, है ना, आप हैं या नहीं है, मैं आता हूं या नहीं आता हूं श्रेणी में। अगर ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो आप हो। ये जो बाहर निकल करके जो है अल, ये वो कैटेगरी है। जो पेपर में कुछ और भरा हुआ है, टिक और किया हुआ है, गोला कुछ और काला कर रहा है, ये वो कैटेगरी है। ये कैटेगरी जो है, इसको प्रकृति कभी माफ नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि इस बच्चे को 8 महीने हो गए हैं, इस बच्चे को 10 महीने हो गए हैं, इस बच्चे को 14 महीने हो गए हैं, ये गर्मी में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रह करके, इसके घर में सुख सुविधाएं हैं सारी, और यहाँ अनहाइजीनिक कंडीशंस में पढ़ करके अपनी तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं देखेगी। उन बच्चों के लिए, ये जो मूर्ख किस्म के बच्चे होते हैं, जो ऐसी गलतियां करके आते हैं कि इधर कुछ और भरा हुआ है, गोला कुछ और काला हो रहा है, क्वेश्चंस पता ही नहीं है। मैं कहता हूं एक स्मार्ट बच्चे को बाहर आते ही पता होता है कि मेरे 75 में से 40 क्वेश्चन एकदम करेक्ट थे, 12 मैंने उसके बाद तुक्के मारे थे, और उन 12 में से 3-4 के तो सही होंगे ही होंगे, और 4 भी अगर जो सही होते हैं, 8 गलत होते हैं, तो 2.5 क्वेश्चन कटते हैं, और 4 सही आपने करे तुक्के, तो 1.5 नंबर का 1.5 क्वेश्चन यानी 3 नंबर का फायदा होता है। इतना स्मार्ट होता है बच्चा। उसको बाहर, कईयों को पता ही नहीं होता मैंने करे कितने हैं, मैं क्वेश्चन कितने भर के आया हूं यही पता नहीं। प्रकृति आलसी लोगों को बर्दाश्त कर सकती हैं, लेजी लोगों को बर्दाश्त कर सकती हैं, मूर्ख लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मूर्ख होते हैं वो जो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं, अपने आप को ब्रह्मा जी का अवतार मानते हैं कि मेरे 40 के 40 सही है। कैसे सही हो जाएंगे 40 के 40? तुक्के तो मारने पड़ेंगे, कम मारने पड़ेंगे, हिसाब से मारने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे 2016 में पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, जो 75 में अटेम्प्टिंग ज्यादा रख के आए थे, और अटेम्प्टिंग ज्यादा रखने के कारण वो सफल हो गए। यहां बैठे 30 से 40% बच्चों को मैं कह सकता हूं कि उन्होंने भूतकाल में यदि कोई पेपर दिया होगा, और आपके असफलता के जो कारण रहे होंगे, उनमें से ये एक मुख्य कारण रहा होगा कि आपने अटेम्प्टिंग की कम की, आपने अटेम्प्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आपका 100% श्योर कि ये कारण रहा होगा
तो आप इस चीज को अच्छे से इंश्योर करो। और ये काम वो कर सकता है जो एग्जाम में कॉन्शियस होकर के अपनी सीट पर बैठा है, रिलैक्स होकर के बैठा है। उसको पता है कि ये जो प्रोसेस है, जो इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ के करने वाला है, जो आता नहीं है ये, और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जो आपको आता नहीं है तीसरी चौथी रीडिंग में आने लगता है, दूसरी तीसरी बार पढ़ने से आने लगता है, कुछ ना कुछ लिंक जो है वो होने लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है बच्चों, कई बार नहीं, हर बार होता है, हर पेपर का स्वभाव होता है कि किसी न किसी एक या दो क्वेश्चंस के उत्तर उसी पेपर में होते हैं, जो नीचे जाकर के हमें पता चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट क्वेश्चन नंबर 74 में है, क्योंकि है तो कंटेंट सारा एक जगह से। एग्जामिनर जो है वो इतना ज़्यादा डीप सोच नहीं पाता है कि मैंने जाने अनजाने में इसको हिंट दे दिया है, क्योंकि अगर उसको पता लग जाए तो वो हिंट हटा दे, है ना, वो छूट गया है, वो हिंट छूट गया है। तो ये सारी बातें हैं। नंबर 1, बी पॉजिटिव, आप सकारात्मक रहें, कृतज्ञता महसूस करें अपने आसपास के लोगों के लिए, ठीक है, माँ बाप के लिए, है ना, किसी के लिए भी, जिसने आपका भला किया उसके लिए, और ईश्वर के लिए सबसे ज्यादा। तनाव, चिंता, अनिद्रा सबको हो रही है, सबको हो रही है। एक ही ऐसा आदमी है जिसको नहीं हो रही है, और वो जो पेपर नहीं दे रहा है। जो पेपर नहीं दे रहा है उसको चिंता नहीं हो रही है, जो पेपर दे रहा है उसको हो रही है। अगर कहें कि फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो पागल है, वो मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई कह रहे कि मन तो हुई, है ना, अब मैंने कर दी उसकी चिंता जो है। अगर किसी के नहीं हो रही है तो उसको मैंने चिंता कर दी कि ये क्या बात है, मेरे को हो नहीं रही है, सर कह रहे होनी चाहिए, है ना, मैंने कर दी उसको जो हो, मैंने अपना काम कर दिया, भाई इसको हो नहीं रही तो इसको दो चिंता जो हो, ठीक है, ये बड़ा स्वाभाविक है, तो होगी चिंता, है ना। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या, है ना, कैसा पेपर आएगा, एआई जनरेटेड आएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बड़ा ही वाहियात सवाल था कि सर आंख देखो मेरी, सर खाना खेला गए टाइम जीके और इंग्लिश में के पर जोर देना चाहिए। बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब है वो ये है कि एक बहुत ही रैशनल तार्किक जवाब दे रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज जो हमने साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जीके की है, इंग्लिश की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हमने 5, 6, 8, 10, 12, 15 महीने पहले जो भी चीज पढ़ी उसका इस समय रीडिंग लगनी चाहिए, एक बार आपकी आंखों से सामने जानी चाहिए जो आपने पढ़ा हुआ है। नया कुछ पढ़ना नहीं चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ना लगे। पढ़ते समय ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं लेकिन हमने छोड़ रखी होती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है और आपको 2-4 घंटे देने पड़ते हैं तो दे दो, 2-4 दिन नहीं, 2-4 घंटे दे दो उसको, 2-4 घंटे नहीं है तो भी। अदरवाइज जो आपने पढ़ा है उसकी रीडिंग लेनी है। इसका सीधा सा सिद्धांत होता है बच्चों कि जब आप एग्जाम में काम करते हैं तो वो चीजें जो हैं, मतलब 2 साल पढ़ी हुई चीज वो भी आपका माइंड रिकॉल करेगा, लेकिन वो रिकॉल करेगा 15 मिनट बाद, और जो 2 दिन पहले पढ़ी हुई हैं उसको रिकॉल करेगा 15 सेकंड के बाद। ये जो टाइम ड्यूरेशन है जो बहुत मैटर करता है एग्जाम में, ये हमारा बहुत ज्यादा बच जाता है। एक क्वेश्चन का तनाव दूसरे क्वेश्चन को खराब कर देता है। तो इसलिए यदि अभी रीडिंग लगी होगी उसकी, वर्तमान में एक ही फंडा हो कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेनी है, ऑथेंटिक टेक्स्ट की रीडिंग लेनी है, अर्थात जो टेक्स्ट हैं आपके उनकी रीडिंग लो, एमएच अब्राहम की रीडिंग लो, जो भी ऑथेंटिक चीजें उनकी रीडिंग लो, इवन मॉड्यूल्स की भी लो, लेकिन रीडिंग लो। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसकी रीडिंग आपकी होनी चाहिए। 7 तारीख तक आप हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलो, 8 तारीख की सुबह से लेकर के और 23 तारीख तक जो है आप अपना जो प्लान बनाएंगे, उसमें प्लान में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ रखा है उसको सम अप करना है, एंड दैट इज नॉट द टेक्निक गिवन बाय मी। सबकी टेक्निक है,
आप भूल रहे हो कि ग्रेजुएशन के दिनों में, पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में आप पूरी रात भर जाग करके जो भी कंटेंट तुमने पढ़ा होता था उसकी एक बार रीडिंग जरूर लेते थे, रीडिंग लेते थे आप। और इस कारण से आप अपनी कॉपी जो है उसको भर पाते थे, कोई 30 पेज, कोई 36 पेज, कोई 38 पेज भर पाता था। क्यों? क्योंकि रीडिंग हमने ताजा ताजा की होती थी, और ताजा ताजा रीडिंग का ये परिणाम होता था कि हम उसको लिख डालते थे। अगर हमारी कोई बहुत पहले की रीडिंग है ना, तो उसको रिकॉल करने में हमें जोर आएगा, समय ज्यादा लगेगा, और वो समय दूसरे क्वेश्चंस को भी इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए एक ही उद्देश्य रखें कि हमें ज्यादा से जो भी चीज पढ़ी, कभी भी पढ़ी, रीडिंग लेनी है बस। इस समय एमसीक्यूज करने से बचें। इस समय एमसीक्यूज तब करना जब रीडिंग पूरी हो जाए, जो संभव नहीं है। रीडिंग इतनी ज्यादा है कि वो पूरी हो जाए, संभव नहीं है। जीके में जरूर आप पीवाई क्यूज का सहारा ले सकते हैं, पीवाई क्यूज पुराने पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में रीडिंग के ऊपर ज्यादा जो है वो दौड़ दें। अगर रीडिंग पूरी हो गई हो तो एमसीक्यूज निकाल दें। मॉड्यूल के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि कौन से वेबसाइट्स के और कौन से वेबसाइट्स के नहीं हैं। तो जो वेबसाइट्स के हैं उनके उठने के ज़्यादा चांस रहेंगे, जो वेबसाइट्स के नहीं है उनके उठने के चांस कम रहेंगे। तो एक बार उनकी भी रीडिंग लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग लगनी है। और इसका बेस्ट तरीका होता है कि जोर मत डालो। अगर एमसीक्यूज भी पढ़ रहे हो, जो जो मेरी बात को सुनना, गौर से पढ़ना। अगर एमसीक्यूज भी पढ़ रहे हो ना, तो उसको करना नहीं है। एक होता है एमसीक्यू करना और एक होता है एमसीक्यू पढ़ना। देखा एलिजाबेथ जैन, ये नीचे उत्तर देख लो उसका सीधा, फिर रीडिंग ले लो एक बार और। ऐसे एमसीक्यूज को भी रीड करना है, करना नहीं है। करने से इस समय कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ये तो मुझे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। हर विद्यार्थी के मन में कॉमन सा थॉट रहता है कि मेरा तो ये रह गया, मेरा तो वो रह गया। ये रहता है। इंसान का भी मेन स्वभाव यही होता है। मृत्यु करीब होती है तब भी उसको लगता है कि मेरा ये काम रह गया, मेरा ये रह गया, ये लालसा रह गई, वो काम रह गया, ये काम रह गया। तो आपका भी अंतिम समय है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। तो इस समय में, इस अंतिम समय में ये रहेगा कि ये छूट गया, वो रह गया, है ना, मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरी तो तैयारी ही नहीं है ना, कि मिक्स हो रहा है ना। सबको लगता है, सबको लगेगा कि मिक्स हो रहा है, सबको लगेगा कि सारा का सारा जो है ना, एकदम। मैं जब पेपर सामने होगा ना, आपका माइंड जो है ना, उसकी कैपेसिटी 4 से 8 गुना बढ़ जाएगी, एकदम अलर्ट मोड पे चला जाएगा, ठीक है। और वो अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि मेरा ही माइंड था क्या। प्रेशर में बहुत अच्छे से करता है। जब आदमी दुविधा में होता है, प्रेशर में होता है, तनाव में होता है, या यूं कह लीजिए कि जब उसको पता होता है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, तो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से। भरोसा रखो खुद पर, ठीक है। मैनिफेस्ट करो चीजों को जो है। एक भाई ने कल यूट्यूब पे कमेंट ले रखा था, और पक्का मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है, पढ़ रहा ही नहीं है। पढ़ने के साथ मैनिफेस्ट करना है, पढ़ने के साथ मैनिफेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि बाद में 2018 वाला ये 22 वाला जो ग्रेड 2 था, उसमें 2 बच्चे थे, बच्चियां थी, गढ़साना से थी भाई साहब। उनका जो लेवल था जी हेल्प के क्लासरूम की, एक खास बात यह है कि हम कई बार अननेसेसरी चीजों, अननेसेसरी मोटिवेशन के जरिए अगले के अंदर जो वो इच्छा पैदा कर देते, अनावश्यक प्रोत्साहन करके उसको हम ये एहसास करा देते, बेटा तू भी लग सकता है। भाई साहब, उन दोनों बच्चियों ने 8 महीने तक जो भी मैं इंटरव्यू करूं, जो भी मैं जो है बात कहूं, 8 महीने तक जो है ना, रिमार्क जो है वो नीचे डालने रखे। बोले नहीं, ये जो बोलता है कुछ नहीं होता ये। तो एक बात बताओ कि हमें भी पता था, मुझे भी पता था कि वास्तव में इनका काम इतना अच्छा नहीं है। कोई दिन अच्छा होता तो क्या पता लग जाती, वो सीटें भी अच्छी थी, लेकिन वो नहीं थी और वास्तव में कमजोर थी। तो मैंने कहा कि भाई ये तो काम खराब है ना।
सारा मुद्दा इसी बात पर है कि आपने काम किया है, आपने मेहनत की है और आपको 101% इसका परिणाम मिलेगा। आप प्लीज रिलैक्स रहें, खुद को रिलैक्स रखें। समय की सबसे बड़ी जरूरत यही है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। रिलैक्स रहना जरूरी है, नींद लेना जरूरी है, खुद को स्वस्थ रखना जरूरी है, खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना जरूरी है। खुद को जो है वो आप पॉजिटिव बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हो? ग्रेटिट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोच करके जो हो कर सकते हो। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये मन में भाव आना ही नहीं चाहिए कि मैं लग करके उसको ये दिखा दूंगा, उसको ये दिखा दूंगा, उसकी जबान बंद कर दूंगा, है ना। बड़ी जेठानी इतरती थी कि तू लाग दिखा, मैं लाग दिखाऊं। नहीं लगेगी बेटा, तू किसी को दिखाने के लिए नहीं लगना। ईश्वर जो है ये सब, ये जो इमोशन होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये क्षणिक होते हैं। पता चले कि जिसको तुम कह रहे थे कि मैं इसको दिखा दूंगा, सबसे पहले आप उसके साथ बैठ करके मिठाई खाओ, हैं, उसी की दुआएं लो। ये कुछ नहीं होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं हमने कंपटीशन फाइट करना है। हमने अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए करना है। किसी के प्रति भी जो है कोई नेगेटिविटी जो दिमाग में ना लाएं, पॉजिटिव रहें। और वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि इससे हमारे अंदर जो है वो अच्छी वाइब्रेशंस जो है वो फिल होती है, अच्छी वाइब्रेशंस हमारे अंदर भरती है, जो हमें काम आती है। किसी के प्रति कोई नेगेटिव विचार नहीं, कोई रूम पार्टनर हो, कोई परिवार में हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, नहीं, कुछ नहीं। एकदम भाव शून्य हो जाओ, भाव शून्य हो जाओ, सबके प्रति अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है। तो उससे आपको पॉजिटिव रहने में मदद मिलेगी, उससे आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा, उसकी कार्य क्षमता जो है वो ठीक रहेगी। और याद रखो कि ये वो भर्ती है जो इतिहास में दर्ज होगी। याद रखो कि ये वो भर्ती है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। याद रखो, जो तुम्हें कंपटीशन इसमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। जो तुम्हें प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है वो सिर्फ यही दिखाई दे रही है। अर्थात आप यदि 100-150 बच्चे 200 क्रॉस कर रहे हो इंग्लिश में, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और ये आपने बनाया है, ये एटमॉस्फेयर आपने बनाया है, ये पढ़ करके बनाया है आपने। कोई टेस्ट दे दे करके जो हो यहाँ पे आया भी नहीं हो, टेस्ट दे दे करके अपने आप को जो हो इतना ज्यादा फर्निश कर लिया कि आज वो सिलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। एक सिंपल सी गलती जो है हमें इस रेस से बाहर कर सकती है। मत करो ऐसी गलतियां। और ये गलतियों का सोर्स जो है वो नेगेटिविटी ही होता है। खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, रिलैक्स बनाए रखें। जो डर है, तनाव है, अनिद्रा है, सबके साथ है, सबके साथ है। कोई नहीं है जो जिसके साथ नहीं है। काम करें, टेक्निक मत भूलें। दिस इज द टेक्निक, है ना। टेक्निक, अब आज के पूरे सेशन में दो मेन बातें थी कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और दूसरा रीडिंग की क्या अहमियत है। और रीडिंग की अहमियत मैंने बताई कि ये आपकी माइंड के रिकॉलिंग सिस्टम का जो टाइम स्पैन है उसको कम करता है। याद तो आएगी वो, अगर कोई 2 साल पहले कोई चीज पढ़ी है तो याद तो आएगी, लेकिन जोर देने से आएगी। अगर चाहते हो कि तुरंत आ जाए, हमारा समय बचे, तो उसकी एक रीडिंग ले लो, फास्ट रीडिंग ले लो, रीडिंग ले लो। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं आज के टेस्ट के लिए। 6 तारीख को जीके का टेस्ट फिर होगा, फिर बैठेंगे हम इसी तरीके से। 7 को आपका अंतिम टेस्ट होगा, समय रहेगा 7 से 10। हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे आपका पेपर खत्म होने के बाद 50 मिनट का एक सेशन रखें यहाँ पर, और 5-6 और ऐसे लेक्चरर मैं बुलाऊं यहाँ पे। मैं खुद भी बोलूँगा, लेकिन उन मैं जो बुला रहा हूँ वो छांट छांट के बुला रहा हूँ इस समय, जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनकी बातें आपको प्रेरणा देगी। बोलेंगे वो 2-2, 3-3 मिनट ही। आपके भाई बंधु लेक्चरर जो हैं वो बोलेंगे, सेलेक्ट हो चुके हैं। और इसके बाद जो है खाने की भी व्यवस्था जो वो की है, ओनली फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स जो उनके लिए, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप सामान्य हो, मतलब क्लासरूम के हो, चाहे टेस्ट दे रहे हो, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। 10 बजे तक टेस्ट, और 10 से 11 के बीच में जो है एक सेशन छोटा सा, 11 की जगह 11:30 चल जाएगा। 11:30 बजे अपना लंच जो है लेकर के आप बढ़िया खुश होकर के, खुशी खुशी जो है आप जाएं यहाँ से, जो है रिलैक्स हो। जो बच्चे यहाँ सूरतगढ़ में रह करके तैयारी कर रहे हैं वो 6 से लेकर के और 23 तारीख के बीच में हमारे जो भी ऑनलाइन सेशंस होंगे उनसे जुड़े रहें।
और हम जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, यकीन मानिएगा, आप पूछ के देख लीजिएगा, मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूँ। मैं बात उसके बाद उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो मेरे से कैसे संबंध मेंटेन करता है। जिस दिन बच्चा सफल हो जाता है, हम अपना मोह माया त्याग देते हैं उसके प्रति, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे परिवार के साथ कैसे जुड़े। और जब तक आप सरकारी स्कूल में पहुंच नहीं जाते हो, आपका पेपर होगा, आपका प्रोविजनल का रिजल्ट आएगा, आपका मेन रिजल्ट आएगा, की जारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, अंतिम दिन तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक आप सरकारी स्कूल में पहुंच नहीं जाते हैं। जिस दिन तुम सरकारी स्कूल में पहुंच जाओगे, उस दिन सर तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, नई यात्रा तुम्हारी शुरू होगी। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस परिवार का हिस्सा कैसे बने रहते हैं, कैसे आप हमें सहयोग करते हैं, कैसे आप खुद को हमसे जोड़े रखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कहीं किसी नए सेशन में किसी नई बात को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।